नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका YouTube शिक्षा पॉइंट चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हुआ हूँ 11वीं कक्षा की हिंदी अंतरा काव्य खंड की कविता बादल को घिरते देखा है। बहुत ही अच्छी मशहूर कविता है, नागार्जुन की कविता है। देखते हैं नागार्जुन का जन्म, थोड़ा सा सामान्य जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा परिचित हो जाते हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के जो आधुनिक जो वर्तमान मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सतलखा गांव में ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। और उस समय वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। इनका अपना गांव जो पैतृक गांव है वो तरौनी है, दरभंगा जिला में है। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 5 नवंबर 1998 को सतलखा दरभंगा जिला में इनका देहांत हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उससे पहले इनके माता पिता की 4 संतानें कुछ समय के बाद, अंतराल के जन्म के कुछ समय के बाद मर जाया करती थी। तो माता पिता बड़े निराश थे। जब ये 5वीं औलाद के रूप में इनका जन्म हुआ तो वो समझने लगे कि ये भी ठग के किसी दिन चला जाएगा, इसीलिए नाम ही ठक्कन रख दिया। ठक्कन नाम रख दिया कि ठग कर चला जाएगा, फिर कभी चला न जाए, इसलिए ठक्कन नाम रख दिया। बाद में चूंकि वैद्यनाथ धाम झारखंड में देवघर में है, वहाँ पर उन्होंने बहुत शिव की पूजा अर्चना की। उनकी कृपा से उनको जो पुत्र मिला नागार्जुन, जो तो जब वो थोड़ा सर्वाइव कर गया, कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि ये रहने वाला है, थक कर नहीं जाने वाला है, तो वैद्यनाथ धाम के नाम पर ही उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र, मूल नाम उनका यही है, वैद्यनाथ मिश्र। साहित्य सृजन के क्रम में इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। यात्री नाम से वो मैथिली में कविताएं किया करते थे, रचनाएं किया करते थे। और देखते हैं शिक्षा, जहां इनका जन्म हुआ था वहीं की स्थानीय संस्कृत पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए ये उसी क्रम में वाराणसी गए, वाराणसी से फिर कोलकाता गए। इस तरह से उन्होंने शिक्षा पाई और 1936 में श्रीलंका गए और वहां पर बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसी धर्म में वे दीक्षित भी हुए। उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 1938 में स्वदेश वापस लौटे। तो ये फक्कड़ और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने कई बार, एक नहीं कई बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी, है ना। कई बार भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए एक दो बार उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। और संपादन कार्य, जब वो लेखन में आए तो संपादन कार्य उन्होंने किया। 1935 में दीपक मासिक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद 1942-43 में विश्व बंधु जो साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन कार्य किया। रचना कार्य को देखते हैं तो मैथिली में ये यात्री के नाम से लिखते थे। ये मैथिली में, संस्कृत में, बांग्ला में, है ना, इन सभी, और अंग्रेजी में भी कुछ कुछ उन्होंने रचनाएं रची हैं। तो समान रूप से इन सभी भाषाओं पर उनका कंट्रोल था, उनकी पकड़ थी और सभी भाषाओं में उन्होंने रचनाएं भी रची हैं। यात्री नाम से जो उन्होंने मैथिली में जो रचनाएं की हैं वो चित्रा कविता संग्रह है। और एक और मशहूर है पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह है, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काव्य कृतियां, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां देखें तो युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर जैसी काव्य रचनाएं हैं इनकी। उसके बाद उपन्यास रचनाओं में अगर देखें तो बलचनमा, रतिनाथ की चाची, ये बलचनमा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और पूरा उपन्यास में यही है, मुख्य हीरो ही है ये, तो बहुत रोचक उपन्यास है ये।
ग्रामीण अंचल की जो पृष्ठभूमि है वो इसमें दिखती है। रतिनाथ की चाची, उग्रतारा आदि उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। पुरस्कार देखें जो उनको सम्मान और पुरस्कार मिला तो पत्रहीन नग्न गाछ जो मैथिली कविता संग्रह है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया था, उनको पुरस्कृत किया था। और बिहार सरकार ने राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था। देखते हैं बादल को घिरते देखा है। ये जो कविता है यह युगधारा से संकलित की गई है। जो इनकी कविता संग्रह जो है इनका युगधारा बहुत ही मशहूर, उसी से यह कविता संकलित की गई है। बादल को घिरते देखा है, जिसका केंद्रीय भाव अगर हम देखें तो बादल और प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है इन्होंने। बादल किन किन स्थानों पर, किन किन प्राकृतिक परिवेश में बादलों का क्या क्या रूप देखने को उनको मिला है, जिसका वर्णन उन्होंने किया है। कहीं हिमालय की सर्द घाटियां हैं, बर्फीली घाटियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, देवदारू के जंगल हैं, है ना, किन्नर किन्नरियों का जीवन है। और ये टोटल प्राकृतिक परिवेश का इन्होंने वर्णन किया है। देखते हैं कविता की व्याख्या। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। प्रकृति का बहुत ही सुंदर, बादलों का कहीं कोमल कहीं कठोर रूप दिखाई देता है। तो ये हिमालय की स्वच्छ, है ना, दूधिया स्वच्छ दूध की सफेदी लिए हुए स्वच्छ शिखरों पर, साफ सुथरी चोटियों पर बादलों को कवि ने घिरते हुए देखा है। जो छोटे छोटे मोती जैसे जो ओस कण हैं, तुहिन ओस कण हैं, वो मानसरोवर में जो कमल खिले हुए हैं, सोने जैसे स्वर्णिम कमल, ऐसे कमलों पर उस ओस के कणों को, ओस बूंदों को गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधे पर, अब हिमालय का ही वर्णन कर रहे हैं। तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषदंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की जो विशाल श्रृंखलाएं हैं, उन पहाड़ों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं, झरने हैं। उन झीलों में, उनके नीले जल में, श्यामल नीले जल में, पानी में, है ना, समतल देशों से, मैदानी इलाकों से आ करके जो पावस गर्मी से व्याकुल जो पक्षी गण हैं, है ना, विषतंतु खोजते हंस, है ना, कमलनाल खोजने के चक्कर में, है ना, वो तीखे खट्टे मीठे कमल डंडियों को खाने के क्रम में हंस मानसरोवर के समतल देशों से आकर के जो कैलाश पर्वत और ये हिमालय की पहाड़ियों पर जो झरने हैं, उन झरनों में कवि ने उन हंसों को तिरते देखा है, तैरते देखा है, जबकि बादल भी वहां घिर रहे हैं। बादलों को भी उन्होंने घिरते देखा है। आगे वसंत ऋतु के और बादल का वर्णन देखिए कितना सुंदर किया है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण जो अभी सूर्योदय हुआ है, लाल किरणें, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर
प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। चकवा चकई विशेष रूप से ये सारस की प्रजाति के पक्षी होते हैं जिनको अभिशाप मिला है। दिन भर तो वो मिल सकते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही रात होती है वो अलग हो जाते हैं। ये पता नहीं, एक तरह से उनको अभिशाप ही मिला हुआ है कि रात में वो अलग हो जाते हैं। तो उसका वर्णन किया है कि वसंत ऋतु का सुबह का समय था और शीतल और मंद मंद हवाएं चल रही थी और सूरज की अभी अभी उगते हुए सूरज की लाल लाल किरणें थी। उन किरणों अगल बगल और आजू बाजू जो है स्वर्णिम प्रकाश, सूरज की जो किरणें पड़ने से स्वर्णिम पहाड़ थे, शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। ऐसे जो चकवा चकवई एक दूसरे से अलग हो करके सारी रात बिताते हैं बेचारे, ऐसे जब वो क्रंदन बंद हुआ, रात खत्म हुई, सुबह हो गई है, प्रातः का समय था, तो फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे उसके किनारे पर शैवालों की एक शैवाल जो है समुद्री घास या जलीय घास की जो चादर बिछी हुई थी, उस चादर पर प्रणय कलह यानी कि उनको आपस में मधुर मीठी छेड़छाड़ करते हुए देखा है, प्रणय प्रेम करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। अगले स्टेंजा में कहते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कितना सुंदर कस्तूरी हिरण का वर्णन है कि दुर्गम बर्फानी पहाड़ों पे जो हिरण रहते हैं, उन पहाड़ियों पर इतनी सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उनके देखने लायक जो दिखता नहीं है ऐसी सुगंध उठती है उसकी ही नाभि से, और वह उस उन्मादक सुगंध से उस खुशबू से परेशान हैरान होकर के जंगल में इधर उधर पहाड़ियों पे घूम रहा होता है। उस सुगंध को कहीं पाता नहीं है, दरअसल वो उसके ही अंदर होता है ना, तो बाहर तो वो घूमता है, केवल ढूंढता है, जो मिलता नहीं है, तो उसको खुद पर ही चिढ़ते हुए कवि ने देखा है, उस हिरण को, बादल को घिरते देखा है। आगे कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर। यहाँ मेघदूत कालिदास, महाकवि कालिदास का खंड काव्य मेघदूत और यक्ष यक्षिणी और उसका वर्णन किया है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। मेघ को दूत बनाया था यक्ष ने, अपने यक्ष ने, उसको भी कुबेर का शाप मिला था, यक्ष को कुबेर का शाप मिला, क्योंकि यक्ष की सेवा में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ी देर हो गई, इस वजह से यक्ष ने कुपित होकर के उसको शाप दे दिया, 1 साल तक अपनी पत्नी से अलग रहने का शाप दे दिया। तो यक्ष ने मेघ को अपना दूत बनाया और अपना संवेद अपनी प्रियतमा तक पहुंचाने का असफल प्रयास किया। तो वही बात कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह जो कालिदास के खंड काव्य मेघदूत में वो धनपति कुबेर का वर्णन है। कहाँ गई उसकी वह अलका जो स्वर्णिम नगरी, उसका वो धनपति कुबेर जो धन का मालिक होता है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, आकाश में बहने वाली गंगा का भी कोई अता पता नहीं है। बहुत ढूंढा परंतु कुछ भी पता नहीं लगा, मेघदूत का भी पता नहीं लगा। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, क्या पता वह मेघ बेचारा यहीं पर आकर के दूत आगे न जा करके यहीं बरस पड़ा होगा। इसलिए मैंने तो भीषण जाड़ों में, ये तो कवि कल्पित था, वही कहते हैं, है ना, ये सब कवि। कौन बताए यह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। ये सब तो कालिदास की कल्पना थी, लेकिन कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में
नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। भीषण सर्दी के समय में भी, और उस पहाड़, गगनचुंबी पहाड़ कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां पर झंझावात बिल्कुल ही बर्फानी हवा चल रही है, उन हवाओं से बादल को लड़ते देखा है, गरज गरज करके उनसे उलझते देखा है, भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदार कानन, दारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। कितना सुंदर यक्ष यक्षिणी का, किन्नर किन्नरियों का जो जीवन है उसका यथार्थ चित्रण करते हैं इन पंक्तियों में कि शत सहस्र निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदार कानन में, जहां पर सैकड़ों झरने हैं, झरने बह रहे हैं, कल कल छल छल करते हुए झरने बह रहे हैं, और जहां पर देवदारू के जंगल हैं, जो जंगल विशाल खूबसूरत जंगल, शोणित धवल भोजपत्रों से, जो रक्तिम रंग के लाल रंग के भोजपत्रों पर, भोज का एक पत्ता होता है, भोजपत्र बोलते हैं, पहले जमाने में उस पर लिखा भी करते थे, है ना। तो ऐसे भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के अंदर, वो कुटिया को भोजपत्रों से सजा करके छाप करके ऊपर से छप्पड़ डाल करके, उस कुटी के भीतर क्या देखा कवि ने? रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। जो किन्नरियां हैं, यक्षिणियां हैं, उन्होंने अपने केसों को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजाया हुआ है, और इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे, शंख जैसे सुंदर स्वच्छ गले में, सुगढ़ जैसे बहुत तसल्ली से तराशी हुई गर्दन में वो इंद्रनील नामक कमल की माला पहने हुए देखा है। कानों में कुवलय लटकाए, कानों में कुंडल की जगह नील कमल को लटकाए हुए, और क्या? शतदल लाल कमल वेणी में, वेणी में जो जुड़ा है, बालों का जुड़ा है, वो शतदल कमल, सैकड़ों 100 पंखुड़ियों वाले शतदल कमल से वेणी में लगाए हुए, रजत रजित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासव पूरित, है ना। पान पात्र, कैसा पान पात्र? द्राक्षासव, यानी कि मदिरा भरी हुई है उन दोनों ग्लासों में, दोनों प्यालों में, जो रजत हैं, स्वर्णिम मतलब चांदी के बने हुए जो प्याले हैं, उन प्यालों में द्राक्षासव यानी कि मदिरा भरी हुई है। रखे सामने अपने अपने, वो यक्ष यक्षिणी अपने सामने वो दो प्यालों में द्राक्षा भर करके रखे हुए हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, बिल्कुल लाल रक्त चंदन के तिपाई पर, रक्त चंदन की लकड़ी से बनी तिपाई पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, है ना। जो बाल मृग का जो छाले हैं उस पे बिछोने पर पालथी मार करके बैठे हुए, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसी कुटी में स्वर्णिम भोजपत्रों से छापी गई छप्पड़ वाली कुटी के अंदर वो मदिरा पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, और फिर वो मृगछालों पर बैठे हुए हैं, और आंखें उनकी जो है नशीली आंखें हो रही हैं। ऐसे उन्मत्त किन्नर और किन्नरियों को मृदुल मनोरम उनकी जो अंगुलियां हैं वो वंशी बजा रही हैं, वो किन्नर किन्नरियां वंशी बजा रही हैं। ऐसे समय में उन्होंने बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये खूबसूरत वर्णन, खूबसूरत भावबोध, मैं समझता हूँ इस व्याख्या से आपको बाकी प्रश्नों के उत्तर और जो भी काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य है वह सब लिखने में बड़ी आसानी होगी। और देखते हैं भाव और काव्य सौंदर्य व्याख्या के बाद
भाव और भाषा की दृष्टि से ये कालिदास और निराला के बहुत ही करीब हैं। जैसे प्रकृति चित्रण में महाकवि कालिदास का कोई जवाब नहीं है, तो आधुनिक प्रगतिशील काव्य धारा में नागार्जुन का भी कोई जवाब नहीं है। अगर आधुनिक कविता में अगर उनके आसपास उनके नजदीक अगर कोई है तो निराला है, पंत हैं, है ना, जो प्रकृति के बहुत प्रेमी कविगण हैं। और निराला छायावादोत्तर, जो छायावाद समाप्त हुआ उसके बाद प्रगतिशील काव्य धारा का उदय हुआ, जिसमें वो उनकी जो रचनाएं हैं वो गांव में भी और शहरों में भी समान रूप से पसंद की जाती है आज भी। और अगर भाषा की बात करें तो पूरी कविता के अंदर इनकी जो भाषा है वो तत्सम और तद्भव प्रधान खड़ी बोली भाषा है। शैली की बात करें तो वर्णनात्मक या चित्रात्मक शैली है। कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने, एक एक करके सभी स्थलों पर बादलों को जहां जहां उन्होंने घिरते देखा है प्राकृतिक परिवेश में। अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखो, इन स्थानों पर छोटे छोटे आकर मंद मंद अलग अलग शत शत अपने अपने गरज गरज आदि स्थानों पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोती जैसे शंख सरीखे में उपमा अलंकार है। और रूपक अलंकार प्रणय कलह आदि में जो रूपक अलंकार है। और कहाँ गया धनपति कुबेर, वह ये जो पंक्ति है उसमें प्रश्न अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की तो छटा, जहां कोई अलंकार नहीं वहां अनुप्रास अलंकार होता ही है, ये कॉमन सी बात है। तो मैं समझता हूँ इस व्याख्या से और इस काव्य और भाव सौंदर्य से आपको बहुत आसानी होगी बोर्ड की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।